9th English book, Unit 5, Daffodils, नरगस के फूल। मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज के मानी सीखते हैं। लोनली, तन्हा, अकेला। फ्लॉट, तैरना। वेल्स, वादियाँ। एट वंस, अचानक या फौरी। क्राउड, हजूम। बिसाइड, साथ साथ। बीनीथ, नीचे। फ्लटर, फड़फड़ाना। ब्रीज़, बादे नसीम या सुबह की हवा। कंटिन्यूस, लगातार, मसलसल। शाइन, चमकना। लेक, झील। ट्विंकल, झिलमिलाना या चमकना। मिल्की वे, कहकशां। स्ट्रेच्ड, फैला हुआ। अलाउंग, साथ साथ। मार्जिन, किनारा। बे, खलीज या झील। टॉसिंग, झूमते हुए, उछलते हुए। स्प्राइटली, खुश तबई से। वेव्स, लहरें। आउटडिड, आगे निकल गए। स्पार्कल, चमकना। गली या गे, खुशी। सच, ऐसी। जोकंड, खुशबाश। गेज्ड, देखा। थॉट, सोचा। कोच, पलंग या बिस्तर। लाई, लेटना। वेकेंड, खाली। पेंसिव, परेशान, मुतफक्किर या गौर फ़िक्र में मुब्तला। ब्लिस, फरहत, लुत्फ़। इनवर्ड, अंदरूनी। सॉलिट्यूड, तन्हा। प्लेयर, खुशी या मसरत। अब हम पोएम डैफोडिल्स की उर्दू में ट्रांसलेशन सीखते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं एक तन्हा बादल की तरह आवारा फिर रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो ऊंची वादियों और पहाड़ियों पर तैरता है। When all at once I saw a crowd, जबकि मैंने अचानक एक हजूम देखा। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत ज़्यादा नरगस के फूल कसरत से, यानी बहुत ज़्यादा कसरत से मैंने सुनहरी नरगस के फूल देखे। बिसाइड दी लेक, बीनीथ दी ट्रीज़, दरख्तों के नीचे। और वादी के साथ साथ, नदी के साथ साथ। लेक, नदी, नदी के साथ साथ। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन दी ब्रीज़, जो कि सुबह की हवा के साथ साथ फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे, यानी कि नाच रहे थे। कंटिन्यूस एज दी स्टार्स दैट शाइन, ये मसलसल लगे हुए थे, उन सितारों की तरह लग रहे थे जो चमकते हैं, यानी चमकने वाले सितारों की तरह ये मसलसल या लगातार लगे हुए थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां के ऊपर ये चमक रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे, एक नदी के किनारे पर, एक नदी के किनारे पर वो ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, एट ए ग्लैंस, एक ही नज़र में। मैंने एक ही नज़र में 10,000 देखे। क्या देखे? नरगस के फूल। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो बड़ी खुशी के साथ नाच रहे थे और अपने सरों को हिला रहे थे।
دی वेव्स beside them, उनके साथ साथ लहरें, डांस्ड, वो भी डांस कर रही थी, यानी उन नरगिस के फूलों के साथ साथ लहरें भी नाच रही थी। बट दे आउट डिड दी स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन खुशी के अंदर ये चमकने वाली लहरें उनसे बहुत आगे चली गई थी, यानी खुशी में ये लहरों से बहुत आगे चले गए थे। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर जो कि खुश हुए बिना नहीं रह सकता था। इन सच ए जोकन कंपनी, एक बहुत ही अच्छी खुशबाश कंपनी में, सोहबत में या माहौल में। एक शायर इतनी ज़्यादा खुशबाश सोहबत के अंदर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। आई गेज्ड, मैंने देखा, एंड गेज्ड, और मैंने फिर देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सा सोचा, यानी थोड़ा सा मैंने ये भी सोचा, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि इस तमाम नज़ारे ने मेरे लिए कितनी दौलत लाई है, यानी ये तमाम जो नज़ारा है ये मेरे लिए कितनी दौलत और खुशी लेकर आया है। फार ऑफर व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब कभी मैं अपने पलंग या अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, इन वेकेंड, खाली जहन के साथ, और इन पेंसिव मूड, या गौर व फिक्र के अंदाज में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे यानी वो डैफोडिल्स, दे डैफोडिल नरगिस के फूल, वो नरगिस के फूल मेरी अंदरूनी आँख में फ्लैश कर जाते हैं, उतर आते हैं, अचानक आ जाते हैं। वो मेरी अंदरूनी आँख में नरगिस के फूल आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई में खुशी का ज़रिया है, मेरी तन्हाई में खुशी का ये ज़रिया बन जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल जो है वो खुशी के साथ भर जाता है। एंड डांसेस विद दी डैफोडिल्स, और नरगिस के फूलों के साथ नाचने लगता है। जी, अब हम पोएम डैफोडिल के पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ was born at Cockermouth in Cumberland, UK on April 7th, 1770। 7 अप्रैल 1770 में कॉम्बरलैंड यूके के इलाके कॉकरमाउथ में विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए। हिज पैशन फॉर नेचर इज़ वेल नोन, कुदरत के बारे में, फितरत के बारे में जो उनका जज्बा था, जो उनका शौक़ था, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और काबिल ज़िक्र है। दैट्स वाई ही इज़ रेफर्ड टू एज द पोएट ऑफ नेचर, इसी वजह से उनको पोएट ऑफ नेचर यानी फितरत का शायर कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ इज़ ए ट्रू वर्शिपर एंड आर्डेंट लवर ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ एक सच्चा पुजारी यानी वर्शिपर, पूजा करने वाला, और फितरत का एक पुरजोश मुहिब है, मोहब्बत करने वाला है। इट वाज ए क्रीड फॉर हिम, ये उसके लिए यानी फितरत जो है ये उसके लिए एक नस्ल की हैसियत रखती है। अकॉर्डिंग टू हिम, आपके नज़दीक यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के नज़दीक, नेचर इज़ ए टीचर एंड प्रीचर, यानी जो फितरत है ये एक उस्ताद भी है और एक मुबल्लिग भी है। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस द हेल्दी ennobling, purifying and enduring effect of nature on human beings। इस पोएम यानी डैफोडिल के अंदर शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंसानी ज़िंदगी के ऊपर
फितरत के सेहतमंदाना और अच्छे पकीज़ा और जुर्रतमंद असरात के बारे में बताया है। सम ऑफ द फेमस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ टू बी रेड एंड इंजॉयड आर, कुछ मशहूर नज़में जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, जो कि पढ़ी और इंजॉय की जाती हैं, वो ये हैं। टू दी कुकू, लूसी ग्रे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, सॉलिटरी रीपर, वी आर 7। ये तमाम ऐसी पोएम्स हैं जो कि विलियम वर्ड्स की काबिल ज़िक्र हैं और मशहूर हैं, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये अच्छे तरीके से, खुशी से, शौक़ से पढ़ी जाती हैं और इन्जॉय की जाती हैं। इसके बाद हम ग्लोसरी देख लेते हैं। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना, यानी मूविंग इन द एयर या फ्लाइंग, हवा के अंदर हरकत करना या उड़ना। गली, जॉय, हैप्पीनेस, गली का मतलब खुशी यानी जॉय या हैप्पीनेस। होस्ट, इन लार्ज नंबर, कसरत से कोई चीज़ होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। जोकंड, हैप्पी, खुशबाश मूड में। ट्विंकल, शाइन विद द लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्राम ब्राइट टू फेंट एंड फ्राम फेंट टू ब्राइट, यानी वैसी चमकदार रोशनी जो कि चमकदार से मध्यम और ज़्यादा मध्यम से ज़्यादा चमकदार की तरफ, यानी मध्यम से चमक और चमक से मध्यम रोशनी की तरफ जब कोई चीज़ चमकती है तो इसको हम ट्विंकल कहते हैं। पेंसिव, थाटफुल, मुतफक्किर, गौर फिक्र में मुबतला। सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, तन्हाई। सॉलिट्यूड, तन्हाई यानी लोनलीनेस। इसके बाद कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो यूनिट नंबर 5 यानी डैफोडिल पोएम का जो ये लेसन है, इसके अंदर ये चीज़ें भी कुछ दी गई हैं 9th इंग्लिश बुक के अंदर, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है सिमली। सिमली को उर्दू में तशबीह कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं। ए सिमली इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, यानी ऐसा ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर इन विच लाइक और एज इज़ यूज टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन 2 आइडियाज़, यानी 2 आइडियाज़ हैं दैट आर बेसिकली डिसिमिलर, जो कि बुनियादी तौर पर एक जैसे नहीं हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। एक दूसरे के जो ख़िलाफ़ आइडियाज़ हैं, उन 2 मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को कंपैरिजन करने के लिए आम तौर पर हम 2 अल्फाज यानी लाइक और एज़, लाइक या एज़ इस्तेमाल करते हैं। तशबीह कहलाता है। मिसाल के तौर पे हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, उसकी आंखें सितारों की तरह चमकी। अब देखिए इसमें जो वर्ड लाइक इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें क्या किया गया है कि उसकी आंखों को सितारों के साथ तशबीह दी गई है। तो वर्ड जो लाइक इस्तेमाल हुआ है ये सिमली के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेकंड में देखें, शी वाज एज बिजी एज ए बी, वो इतना बिजी है, वो इतनी बिजी है जितनी कि एक मक्खी, शहद की मक्खी। अमूमन शहद की मक्खी बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आती है और यानी कि मसरूफियत के लिहाज से इसकी मिसाल भी दी जाती है। तो वो इतनी मसरूफ़ है जितनी कि एक शहद की मक्खी। यहाँ पे वर्ड जो एज़ है, एज़, इसने क्या किया है, इसने सिमली के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये शहद की मक्खी की मसरूफियत को तशबीह दे रही है उस लड़की की मसरूफियत के साथ। सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर।
मेटाफर को उर्दू में इस्तारा भी कहते हैं, उर्दू में इस्तारा, और इस्तारा मुस्तार यानी उधार से लिया गया है। मतलब कि टू बारो सम क्वालिटी फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरी शय से उसकी कोई खूबी उधार लेना। लेकिन इसमें सिमिली में और मेटाफर में फ़र्क है। हम पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इफ़ वी राइट ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, अगर हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं यानी फ़र्क लिखते हैं, एंड ओमिट द वर्ड लाइक, और जो लाइक वर्ड है या एज वर्ड है उसको हम खारिज कर देते हैं यानी नहीं लिखते। जिस तरह सिमिली में हमने लाइक और एज ये दो वर्ड कहा था कि इस्तेमाल होते हैं एज सिमिली, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कंपैरिजन करते हैं हम दो चीज़ों का। देन वी आर यूजिंग ए मेटाफर, तो इसका मतलब है कि हम एक मेटाफर यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ही प्रूव्ड ए लाइन इन द फाइट, वो जंग में एक शेर साबित हुआ। यहाँ पे देखें कि जो शेर है उसकी बहादुरी को मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, उधार ली गई है। इसी तरह सेकंड में देखें हिज हार्ट इज़ रेड रेड रोज़, उसका जो दिल है वो सुर्ख सुर्ख फूल की तरह है। अब यहाँ पे ये देखें कि जो रेड रोज़ की जो खूबी है वो उसके दिल के लिए जो है उधार ली गई है। तो यहाँ पे रेड रोज़ को मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसके आगे देखें जी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन असल में किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई करना है, यानी किसी इंसानी किरदार के साथ मुंसलिक करना है या इंसानी किरदार में तब्दील करना है। इट इज़ ए फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक, यानी ये एक जो फिगरेटिव ज़बान की टेक्निक है। वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़, यानी जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को या आइडिया को हम इंसानी किरदार या इंसानी खसूसियत या इंसानी खूबी में तब्दील करते हैं। ये एक ऐसी ज़बान की टेक्निक है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को या आइडिया को इंसानी किरदार या क्वालिटी में तब्दील करते हैं। दी कैंडल फ्लेम डांस्ड इन दी डार्क, दी कैंडल फ्लेम डांस्ड इन दी डार्क, यानी अंधेरे में जो कैंडल का फ्लेम था यानी मोमबत्ती का जो शोला था अंधेरे में डांस करने लगा। अब देखिए डांस असल में इंसानी एक करैक्टरिस्टिक है, इंसानी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया गया है, यानी जो कैंडल का फ्लेम है मोमबत्ती का जो शोला है वो अंधेरे में डांस करने लगा, नाचने लगा, मसलन फड़फड़ाने लगा। इंसानी एक खूबी के तौर पे इसको पेश किया गया है। सेकंड में देखें दी सनफ्लावर्स नोडेड इन दी विंड। अब यहाँ पे देखें सनफ्लावर्स सूरजमुखी के जो फूल हैं वो हवा में सर हिलाने लगे। अब नोडेड सर हिलाना ये इंसानी एक क्वालिटी है, सर हिलाने से हाँ या ना हम करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो सूरजमुखी यानी सनफ्लावर्स हैं उनको इंसानी एक खूबी के तौर पे नोडेड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे इसको इंसानी किरदार को पर्सोनिफाई किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमने पर्सोनिफाई करके यहाँ पे पेश किया है। अब इसके आगे है इमेजरी। इमेजरी को मंजर कशी कहते हैं, उर्दू में इसे मंजर कशी कहते हैं। ये होता क्या है असल में, ये होता है कि हम इंसानी जहन के अंदर ऐसी कोई मंजर कशी पेश कर देते हैं अपनी जो हमारी सेंसेस हैं, यानी सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है या सेंस ऑफ साउंड है। इनके ज़रिए हम इंसानी शक्ल के अंदर या विजुअली या ऑडिटरी हम उनके अंदर ऐसे जो हैं वो आइडियाज़ क्रिएट कर देते हैं कि वो एक मंजर कशी पेश करते हैं।
اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. امیجری از دی کنسٹرکشن آف ڈیٹیلز، یعنی تفصیلات ہیں، منظر کشی جو ہے یہ کسی بھی تعمیر کی یا کسی بھی عبارت کی ایسی ڈیٹیلز ہیں یوز ٹو کریٹ مینٹل امیجز ان دی مائنڈ آف دی ریڈر تھرو دی ویژول سینس، یعنی کہ ویژول سینس کے ذریعے دکھائی دینے والے جو ہمارے سینس ہے اس کے ذریعے جو ریڈر ہے، جو قاری ہے، اس کے ذہن کے اندر ایسی ذہنی تصویریں بنا دی جاتی ہیں کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، صرف اس کے ذہن کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دی جاتی ہے. ایز ویل ایز دا سینسز آف ٹچ، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ساؤنڈ. اس کے علاوہ جو سینس آف ٹچ ہے، سینس آف اسمیل ہے، سینس آف ٹیسٹ اینڈ سینس آف ساؤنڈ ہے، یہ بھی اس میں استعمال کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ویژول کی اگر ہم مثال دیں، ہیوج ٹریز ان دی تھک اینڈ ڈارک فارسٹ، گھنے جو جنگل ہیں اس کے اندر بڑے بڑے جو درخت ہیں اس کی منظر کشی کرنا، یہ ویژول میں آئے گا. آڈیٹری، دی رسٹلنگ آف لیوز، پتوں کی جو سرسراہٹ ہے جو ہمیں سنائی دیتی ہے، اس کو محسوس کرنا، اس کی منظر کشی کرنا. سمیل، سینٹ آف ایپلز، یعنی جو سیب ہے اس کی خوشبو. ٹیسٹ، سویٹ اینڈ جوسی اورجز، یعنی جوسی اور جو میٹھے قسم کے اورجز ہیں، سنترے ہیں، مالٹے ہیں، ان کا جو ٹیسٹ ہے. ٹچ، رگڈ اینڈ رف پاتھ، یعنی رگڈ سمجھ لیں کہ غیر ہموار جو راستہ ہے، رف اور رگڈ جو راستہ ہے، غیر ہموار جو راستہ ہے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں ٹچ کے ذریعے. تو یہ بھی ایک قسم کی منظر کشی ہم پیدا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمری. ڈیفوڈل کی سمری یہ ایگزام میں بھی آتی ہے. کوشش کی گئی ہے کہ بڑے اچھے انداز میں مختلف کوٹ سے اس کو آراستہ کیا گیا ہے آپ کے لیے، تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سمری بہت اچھی ہے، یہاں سے سیکھیں، یاد کریں، اور اس کے اندر جو کوٹ استعمال کی گئی ہیں ان کو بھی استعمال کریں. تو ڈیفوڈلز از اے چارمنگ پوئم ریٹن بائی ولیم ورڈزورتھ. ڈیفوڈل ایک دلکش پوئم ہے جو کہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے. ہی از دی گریٹ لور آف نیچر، یعنی ولیم ورڈزورتھ جو ہیں وہ فطرت کے بہت بڑے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں. ہی از نون ایز دی پوئٹ آف نیچر ڈیو ٹو ہز لو فار نیچر. فطرت سے محبت کی وجہ سے ان کو فطرت کا جو ہے شاعر کہا جاتا ہے. اس کے نیچے کوٹ ہے، نیچر از اے ریئل کمپینین آف مین. جو نیچر ہے، فطرت ہے، یہ انسان کی اصل ساتھی ہے. In this poem the poet praises the beautiful objects of nature. اس پوئم کے اندر شاعر نیچر یعنی فطرت کی مختلف چیزوں کی، خوبصورت چیزوں کی تعریف کرتا ہے، جس طرح بریز، صبح کی ہوا، ویوز، لہریں، اینڈ ڈیفوڈلز اور نرگس کے پھول. There are always flowers for those who want to see them. ہمیشہ ان لوگوں کے لیے پھول ہی ہوتے ہیں جو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جو پھول دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہر چیز سے پھول کی خوشبو یا پھول کا احساس دیکھ سکتے ہیں. یہ ہینری میٹسی کا ایک کوٹ ہے. One day the poet was wandering alone along the side of a lake in countryside. ایک دیہاتی علاقہ میں ایک دن شاعر ولیم ورڈزورتھ جو ہے وہ آوارہ تنہا پھر رہا تھا. Suddenly he saw a large number of golden daffodils. اچانک انہوں نے سنہری رنگ کے جو نرگس کے پھول ہیں وہ کافی تعداد میں دیکھے. Nature always wears the colors of the spirit. نیچر ہمیشہ آف دی اسپرٹ یعنی جذبے یا روح کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں. نیچر جو ہے وہ ہمیشہ کلرز آف دی اسپرٹ جو ہوتے ہیں یعنی اندر روح کے جو رنگ ہیں اس نے پہنے ہوتے ہیں.
These flowers were growing beside the lake. ये एक नदी के किनारे उगे हुए होते हैं. They were waving their heads, यानी वो अपने सरों को हिला रहे होते हैं. मतलब हवा के अंदर वो हवा की वजह से मूवमेंट या डांस कर रहे होते हैं. They were looking very beautiful, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं. कौन? डैफोडिल्स, नरगिस के फूल. They were dancing in the breeze, वो सुबह की ताज़ा हवा में यानी बादे नसीम में डांस कर रहे होते हैं. एंड स्ट्रेचिंग लाइक द स्टार्स इन द मिल्की वे, और ऐसे उन्होंने जिस तरह कहकशां में सितारे फैले होते हैं ऐसे फैले हुए हैं. द वेव्स ऑफ द लेक वर आल्सो डांसिंग विद जॉय, उस नदी के जो लहरें हैं वो भी खुशी के साथ हरकत कर रही हैं. बट द डैफोडिल्स सरपास्ड देम, लेकिन जो नरगिस के फूल हैं वो खुशी में उनसे आगे बढ़ गए हैं, यानी वो ज़्यादा खुश हैं. नरगिस के फूल लगता है ज़्यादा खुश हैं. द पोएट वाज मच डिलाइटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल सीन, शायर विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो इस खूबसूरत सीन को, मंज़र को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए. नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड, जो कुदरत है ये खुदा का एक फ़न है. In the end the poet says that whenever he is in thoughtful mood, आखिर पर शायर ये कहता है कि जब वो किसी मुतफक्किर या गौर व फिक्र के मूड में होता है, के अंदाज में होता है. एंड ही इज़ ऑल अलोन हिज बेडरूम, और वो अपने बेडरूम में बिल्कुल अकेला तन्हा होता है. द साइट ऑफ द डैफोडिल्स कम्स इनटू हिज इमेजिनेशन, तो नरगिस के फूलों का ये मंज़र उनके तख़य्युल में, उनके ख़्याल में आता है. एंड हिज हार्ट इज़ फिल्ड विद प्लेयर, और उनका जो दिल है, उसका जो दिल है वो खुशी के साथ भर जाता है. और जो शायर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो उस मंज़र को अपने जहन में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, एक खुशी की जो खूबसूरती है वो हमेशा हमेशा के लिए होती है.